वीडियो के अंदर हम आपको 9 मार्च को जो आपके 12वीं भूगोल का पेपर होने वाला है, उसका असली पेपर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं असली पेपर। असली पेपर हम हजार बार आपको बता चुके हैं कि नहीं आता है असली पेपर। राजस्थान बोर्ड का पेपर कभी लीक नहीं होता है। यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस है सारी की सारी फर्जी है। तो हमने ऐसी थंबनेल क्यों बनाई है? क्योंकि आपको अट्रैक्ट करने के लिए। आप सब इतनी सारी फर्जी वीडियोस है, आप हमारी वीडियो तक पहुंच ही नहीं पाओगे वरना। ठीक है, और बहुत ही शानदार तरीके से हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। 40 से ज्यादा नंबर की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। 56 में से 40 प्लस नंबर का इसी एक वीडियो से आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपको पता है कि हम रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाते हैं, फर्जी वीडियो नहीं बनाते हैं। और अगर आपको टाइम खराब करना हो और अपना दिमाग खराब करना हो तो यूट्यूब पे हजारों वीडियोस है असली पेपर करके, उनकी सारी वीडियोस देख लो। आपका समय खराब हो जाएगा। पर अगर आप रियल में नंबर लाना चाहते हो तो 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेना। 2 से 3 बार इस वीडियो को देखो, सारा का सारा याद भी हो जाएगा। और 40 से ज्यादा नंबर आपको मिल जाएंगे 56 में से। इस बात की हम आपको लिखकर गारंटी दे सकते हैं। और आप एग्जाम खत्म होगा उसके बाद आप खुद आओगे और कमेंट करोगे कि सर आपने जो जो बताया वो सारे क्वेश्चन आंसर हमें देखने को मिले हमारे पेपर के अंदर। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही हम आपके लिए वीडियो लाते हैं। तो सीधा हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं आपका बिना समय खराब किए। तो ये आप देख सकते हो, ये नोट्स है सारे, एक एक पार्ट के नोट्स है आपके। और इनमें से हम आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसमें हमने इसे टिक कर रखा है। तो वो सारे हम आपको फटाफट फटाफट करा देते हैं, तो जिससे आपका तैयार हो जाएगा। और इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना, एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं छोड़ना है और सारा याद हो जाएगा आपको। देखो, और ये सारा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। मानव भूगोल के जनक कौन है? हजार बार आपको बता चुके हैं, रेड जेल। कौन है? रेड जेल। ठीक है, याद कैसे रखोगे? फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन में आएगा याद नहीं रहता है तो क्या करना है कि मानव, मानव का कलर कैसा होता है, खून कैसा होता है, तो आपको पता है रेड कलर का होता है, तो रेड जेल। ठीक है, रेड कलर से याद रख लेना रेड जेल। रेड कलर से रेड जेल याद रख लेना, रेड जेल। ठीक है, मानव भूगोल के जनक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मानव भूगोल किसके अध्ययन बल पर दिया गया है? ठीक है, तो किसके अध्ययन पर बल देता है? मानव भूगोल में क्या अपन चीज पढ़ते हैं? तो आपको पता है कि भाई प्रकृति के बारे में भी पढ़ते हैं हम मानव भूगोल के अंदर, और मानव के बारे में भी पढ़ते हैं। तो मानव भूगोल के अंदर हम प्रकृति और मानव दोनों के बारे में पढ़ते हैं, तो तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे देखें आप। अगला क्वेश्चन आपको दिया है पर्यावरण निश्चयवाद। देखो, इसमें तीन आपको अभिप्राय दिए हुए हैं। तीन तरीके से आपसे पूछ सकता है कि निश्चयवाद क्या होता है, संभववाद क्या होता है और नव निश्चयवाद क्या होता है। तीनों को बहुत आसान तरीके से समझा देते हैं। देखो, निश्चयवाद क्या होता है? तो आपको पता है कि जिसमें भी प्रकृति पर जोर दिया गया है, यानी प्रकृति ही सर्वोपरि है, प्रकृति सब कुछ है भाई साहब। यानी प्रकृति मतलब आपको पता है पेड़ पौधे ये सब चीजें ये प्रकृति में आते हैं। तो प्रकृति के अनुसार जब मानव अपने आप को ढाल रहा है, ठीक है, मानव कुछ भी नहीं है, मानव की क्षमता है ही नहीं, सिर्फ प्रकृति सब कुछ है, तो वो तो हो गया पर्यावरणीय निश्चयवाद। क्या हो गया? निश्चयवाद। ठीक है, और ये तो हो गया निश्चयवाद। और संभववाद क्या होता है? तो संभववाद के बारे में भी बात कर लेते हैं। संभववाद जिसमें क्या कहा है कि मानव सब कुछ है भाई, प्रकृति भी मानव के अनुसार ढलती है। उसमें क्या कह रहा है निश्चयवाद में कि मानव प्रकृति के अनुसार ढलेगा। इसमें क्या है कि भाई प्रकृति मानव के अनुसार ढलेगी, मानव सर्वोपरि है। ठीक है ना? और नव निश्चयवाद में क्या है कि दोनों ही बराबर इक्वलिटी पे रहते हैं। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है, ये नवनिश्चयवाद है। और अच्छे से देख लेंगे इनको। बाकी आपको ये समझ में आया? ठीक है, यही मेन आपको याद रखना है। बाकी ये फालतू की परिभाषा है कि मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, इस प्रकार आदिम मानव समाज और प्रकृति के प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। ये सब ऐसे नहीं लिखना है, आप नॉर्मल भाषा में लिखोगे जैसा मैंने आपको समझाया, तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, संभववाद किसे कहते हैं और इसके जनक कौन है? तो देखो, मानव सामाजिक जो भी आपने बताया कि मानव सर्वोपरि है, संभववाद है। ठीक है, और ये किसने दी थी? विडाल डीला ब्लास ने दी। किसने दी? विडाल डीला ब्लास। ठीक है, याद रखना, विडाल डीला ब्लास। ठीक है, मानव को नंबर वन बता रहा है ये। कौन नंबर वन बता रहा है? विडाल डीला ब्लास। ठीक है, विडाल, याद रखना, विडाल विडाल 2 3 बार इसलिए हम बोल रहे हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, संभववाद क्या है? तो हमने बता दिया कि संभववाद में क्या है, मानव सर्वोपरि है और प्रकृति मानव के अनुसार ढलती है, ऐसा विडाल डीला ब्लास साहब ने कहा है। ठीक है ना? और नव निश्चयवाद की बात अपन ने कर ली है, और ये संकल्पना किसने दी थी नव निश्चयवाद? तो ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है, टेलर साहब ने सिल दिया। ठीक है, याद रख लेना, टेलर से याद आ जाएगा आपको। ठीक है, जैसे मानव इसमें क्या कह रहा है, देखो निश्चयवाद में क्या कह रहा है कि प्रकृति सर्वोपरि है, और जो अपना संभववाद है उसमें क्या कह रहा है, मानव सर्वोपरि है। और इन दोनों को जोड़ने का काम क्या किया? जिसने नई तीसरी विचारधारा दी, नव निश्चयवाद दे दी। ठीक है, नई वाली निश्चयवाद वाली परिभाषा दे दी। तो कौन करेगा? ट्रेलर ही करेगा जोड़ने का काम। तो
ग्रिफिथ टेलर याद रख लेना, ठीक है। और देखो, इसके अलावा अपने क्वेश्चन ये वाला देखो, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो आप सबको पता है सिंगापुर है। कौन सा है? सिंगापुर में सबसे ज्यादा घनत्व है। घनत्व क्या होता है, ठीक है, और वितरण क्या होता है, दोनों को समझा दूंगा अभी, बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। वीडियो को बस 2 से 3 बार जरूर देखें ताकि आपको पूरा प्रॉपरली दिमाग में फिट हो जाए। बाकी तो एक ही बार में हो जाएगा, पर 2-4 बार देख लोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो एशिया महाद्वीप में कितनी प्रतिशत करती है? तो 60%। कितनी करती है? 60% लोग केवल एशिया महाद्वीप में रहते हैं, ठीक है। अलग अलग महाद्वीप है, एशिया, यूरोप, तो केवल एशिया के अंदर ही 60%। उसके अलावा जो भी महाद्वीप है ना, उसमें तो 40% ही है। सबसे ज्यादा किसमें? 60% एशिया महाद्वीप में, याद रखना, ठीक है। आगे देखो, आगे आपको दिया भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो यानी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, यानी जनसंख्या हर साल कितनी बढ़ती है? तो कितने प्रतिशत बढ़ती है? 1.64। कितने प्रतिशत? 1.64। याद रखना, कितने प्रतिशत? 1.64। ओके। आगे देखो, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नंबर 1 भैया, सबसे ज्यादा बच्चे कौन पैदा कर रहा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे? तो चीन में है, ठीक है ना। चीन में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, जहाँ पे क्या है कि सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, और जो ज्यादातर उनकी लंबी आयु भी है, इस वजह से वहाँ पे जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई। तो नंबर 1 कौन सा है? चीन। और दूसरे नंबर पे अपना देश आ रहा है, ठीक है, भारत। दूसरे नंबर पे क्या है? भारत है। पहले पे चीन हो गया, दूसरे पे भारत हो गया। एशिया की जनसंख्या घनत्व कितना है? भैया एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। देखो, घनत्व और वितरण में अभी आपको बता देते हैं, ये वाला सवाल भी आ गया है यहाँ पे और हम आपको बता भी देते हैं, ठीक है। वितरण और घनत्व में, जिससे आपको क्या थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्या होता है। जैसे देखो, आपके लिए मस्त एग्जाम्पल बनाते हैं, इसको जूम कर लेते हैं ताकि वाइट प्लेन आ जाए। अब देखो, जैसे ये समझो स्कूल, ठीक है ना। अब इसमें हमने 4 खंड बना दिए, A B C, और ये हो गया D, ठीक है, ABCD हो गया। यहाँ पे समझो 3-4 बच्चे, मतलब 5 बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 3 बच्चे हैं, यहाँ पे समझो 4 बच्चे, ठीक है। यहाँ पे अपने 6 मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 6। तो ये बच्चे हैं, ठीक है। तो ये जो जैसे जैसे फैले हुए हैं ना, ये इधर मतलब 5 है, एक के अंदर 5 है, इधर ठीक है इतने हैं, इधर इतने हैं, इधर इतने हैं। तो जो ये फैले हैं ना, इसी को क्या कहते हैं? वितरण कहते हैं। जो ये फैले हैं, इसी को क्या कहते हैं? वितरण कहते हैं। अब घनत्व किसे कहते हैं? तो एक पर्टिकुलर सेक्शन में देखो, जैसे ये केवल एक, तो 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग हैं? तो 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, समझो 1-1 किलोमीटर के हैं ये सारे बॉक्स, है ना। तो 5 बच्चे हैं, तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। तो ये घनत्व हो गया। और ये जो कैसे फैले हुए हैं वो क्या हो गया? वितरण हो गया। याद रखना, कैसे फैले हुए हैं वो वितरण हो गया। और एक पर्टिकुलर सेक्शन में एक जगह पे 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में कितने लोग आ रहे हैं, वो घनत्व हो गया। तो घनत्व कितना है एशिया का? तो 146 घनत्व है, ठीक है। सारे सेक्शन को जोड़ के फिर उसमें डिवाइड कर दिया भाई 4 का, तो एक एक सेक्शन का आ जाएगा, मतलब ठीक है, एवरेज आ जाएगी, तो वो घनत्व है। तो 146 है एशिया का। कितना है? 146, 146, ठीक है। 146 कितना है? एशिया का है। याद रखना, 146। और इसी को थोड़ा सा उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगी? अपनी वार्षिक वृद्धि दर आ जाएगी, यानी 1.64 वार्षिक वृद्धि दर है। और इसी को अगर अपन उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? अपना घनत्व का आ जाएगा, ठीक है, एशिया का घनत्व आ जाएगा। एक को तो इसका वैसा कर वैसा रखना है, ठीक है, और 4 और 6 लगा दो तो 146, तो ये अपना एशिया का घनत्व हो गया। आगे देखो, वितरण हमने समझा दिया आपको। वितरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, यानी फैले हुए हैं, ठीक है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% भाग इसके 10% स्थल भाग पर निवास करता है। यानी जो देखो, 90% जो जनसंख्या है ना, वो केवल 10%, यानी ये पूरा जो वर्ल्ड होती है ना, उसका केवल 10% भाग को ही 90% लोग रह रहे हैं, बाकी तो रहने लायक ही नहीं है, ठीक है ना। उसी को वितरण कहते हैं। विश्व जनसंख्या असमान रूप से वितरित है, ठीक है, अलग अलग तरीके से फैली हुई है। तो ये कहना चाह रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है, सब आपको समझ में ही रहा है। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए और जनसंख्या घनत्व का सूत्र लिखिए। बहुत ही आसान है ये भी, देखो, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, मैंने बताया आपको कि भाई 4 सेक्शन है, ठीक है, सब 1-1 किलोमीटर है। इसमें 3 लोग है, इसमें 2 लोग है, इसमें भी 2 लोग है, इसमें भी, इसमें 3 है। तो इन सबको जोड़ दो और 1-1 किलोमीटर में कितने कितने लोग रह रहे हैं, लगभग लगभग इसका हिसाब लगा लो, तो वो आ जाएगा। तो निकालोगे कैसे? देखो, सिंपल सा है, इससे भी सूत्र
सूत्र भी समझ में आ रहा होगा। जनसंख्या घनत्व डालना है सबसे पहले ब्लैक पेन से, फिर बराबर का निशान लगाना, फिर लिखना जनसंख्या, ठीक है, कितने लोग हैं, तो उन लोगों की संख्या लिखेंगे, फिर नीचे उसको अपन डिवाइड कर देंगे क्षेत्रफल जो भी अपने को दिया हुआ है कि कितने क्षेत्रफल में फैले, तो एक एक क्षेत्रफल का निकल जाएगा। ठीक है ना, जैसे समझो देखो जनसंख्या 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, और कितनी जगह पे रह रहे हैं, 50 किलोमीटर में रह रहे हैं, ठीक है ना, तो 50 किलोमीटर में 100 जने रहते हैं। तो अपन ने इसको डिवाइड करेंगे, जीरो से जीरो काट दोगे, 5 से काटा इसको 2 बार, तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 2 रह रहे हैं, तो ये घनत्व कितना हो गया, 2 हो गया इसका घनत्व। तो इस तरीके से निकालना आसान है, सूत्र भी याद हो गया होगा, बहुत आसान चीज है, ठीक है। और देखो, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा पूछ लेता है, 1000 बार पूछता रहता है, तो ये भी याद होनी चाहिए। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? भाई देखो, जनसंख्या वृद्धि होती है एक जो निश्चित समय है, किसी कोई निश्चित समय देख लो, किसी भी देश का कोई निश्चित समय में की अवधि के दौरान बचे लोगों की संख्या में परिवर्तन होना। कि अब हो सकता है कि लोगों की संख्या बढ़ जाए, यानी जने ज्यादा हो जाए, और हो सकता है किसी देश की जनसंख्या कम हो जाए, तो दोनों ही वृद्धि में आएगा। याद रखना, वृद्धि का मतलब ये नहीं होता है कि कम हो रही है सिर्फ बढ़ रही है, ये नहीं होता है, ठीक है। कि वृद्धि का मतलब ये नहीं होता है केवल बढ़ रही है, दोनों चीजें होती है, ठीक है ना। वृद्धि का मतलब है परिवर्तन आना, एक निश्चित समय में, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, एक जो समय, जैसे 1 साल में या 6 महीने में, जो भी जनसंख्या का परिवर्तन आ रहा है, जैसे भारत के अंदर समझो 120 करोड़ है, जिससे 125 करोड़ हो गया, ठीक है, 5 महीने में, तो एक निश्चित अवधि में 5 करोड़ बढ़ गए, तो ये वृद्धि हो गई, ठीक है, या 5 करोड़ घट गए तो भी वृद्धि हो गई, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान चीज है। इसमें देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, ऋणात्मक भी है और अपने धनात्मक भी, दोनों होता है, ठीक है। धनात्मक मतलब बढ़ेगा और ऋणात्मक मतलब घटेगा, दोनों ही मतलब इसमें आएगा, ठीक है, वृद्धि में आएगा। तो एक निश्चित समय में, परिभाषा याद रखना, किसी निश्चित समय में अवधि के दौरान बसे लोगों की संख्या में परिवर्तन, लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। फिर ऐसे लिखना, फिर उसके बाद लिख देना कि ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना। तो बहुत आसान चीजें हैं ये तो, याद होगी। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? देखो ये भी पूछ लेता है, तो जननांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? तो देखो, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत, अरे नाम तो भारी लग रहा होगा आपको, पर है बहुत इजी चीज ये भी। देखो, इस सिद्धांत में क्या बताया कि भाई गांव के जो लोग होते हैं ना, ग्रामीण समाज जो होता है, ठीक है, और खेतीहर जो खेती बाड़ी करते हैं, और अशिक्षित, इन तीनों को एक जगह पे रख दो, ठीक है। ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित, ये जो तीनों प्रकार के लोग हैं ना, तो ये जब जहाँ पे हैं, तो उस समय क्या होगा, उस समय ये पढ़े लिखे तो है ही नहीं, तो यहाँ पे मृत्यु दर कैसी होगी, यानी लोग मर रहे होंगे, कितनी क्षमता से मर रहे होंगे, बहुत ज्यादा मर रहे होंगे, तो मृत्यु दर कैसी होगी, ऊंच होगी। ऊंच मतलब ज्यादा मर रहे हैं समझो, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई पढ़े लिखे नहीं तो डॉक्टर होंगे नहीं, डॉक्टर होंगे नहीं तो इलाज कैसे करेंगे, तो मर रहे होंगे। और जब समझ ही नहीं होगी तो क्या करेंगे, बच्चे धड़ाधड़ पैदा भी करेंगे, तो जन्म दर भी कैसी होगी, तो मृत्यु दर और जन्म दर दोनों कैसी होगी, उच्च होगी। सिंपल सी चीज है। और समझो अब ये जो ग्रामीण समाज है वो क्या हो गया, नगरीय समाज हो गया, मतलब नगर में बदल गया। और खेतीहर जो था वो औद्योगिक हो गया, औद्योगिक धंधे लगाने लग गए, ठीक है। और जो अशिक्षित थे वो साक्षर हो गए, साक्षर मतलब पढ़े लिखे हो गए, इधर चाहो तो साक्षर की जगह पढ़े लिखे नाम लिख दो, ठीक है, तो पढ़े लिखे हो गए। जब ये तीनों हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जन्म दर कम हो जाएगी, कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, उनको पता है कि भाई पालेंगे कैसे, परवरिश कैसे देंगे, पैसा भी चाहिए हमारे को, ठीक है, वो पैसे के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो बच्चे ज्यादा पैदा नहीं करेंगे, तो 1 या 2 बच्चे करेंगे तो जन्म दर वैसे ही गिर जाएगी, ठीक है, और मृत्यु दर भी गिर जाएगी, क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो डॉक्टर होंगे अच्छे, तो इलाज करेंगे, मरने नहीं देंगे बेचारों को, ठीक है ना। तो इससे आप इजीली याद रख सकते हो जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। तो यही है बस, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है कि भाई इस सिद्धांत में ग्रामीण समाज खेतीहर अशिक्षित अवस्था में से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक साक्षर बनता है, ठीक है। तो किसी प्रदेश की जनसंख्या जन्म दर उच्च और मृत्यु दर उच्च से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तन होती है, इसी को जननांगीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं, जिसको मैंने सिंपल तरीके से आपको समझा भी दिया है, ठीक है ना। और आगे देखते हैं। अब देखो ये सवाल दे रखा है, किसी प्रदेश की जनसंख्या दे दी आपको, 1.5 लाख आपको जनसंख्या दे रखी है, और 100 वर्ग किलोमीटर आपको बता रखा है, और इसका घनत्व निकालो। अरे अभी बताया था हमने कि देखो ये फॉर्मूला अपना क्या है, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, ठीक है ना। देखो इसको याद कैसे रखोगे, तो जनसंख्या पहले लिखा हुआ आ रहा है ना, तो जनसंख्या पहले ऊपर रखना है, ठीक है, और नीचे क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपको पता है कि जनसंख्या कितनी है, 1.5 लाख, तो 1.5 लाख लिख देने हैं। फिर यहाँ पे नीचे कितना वर्ग किलोमीटर, 100, तो 100 लिख देने का। फिर उसके बाद तो क्या करने का, जीरो से जीरो को काट दो, तो 1500 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर आ गया, ये हमारा घनत्व हो गया, खत्म बात। आगे चलो।
ठीक है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वितरण और घनत्व, मैंने क्या बताया, जैसे वितरण क्या होता है कि अलग अलग तरीके से लोग कहाँ पे फैले हुए हैं, तो वो वितरण हो गया। घनत्व क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन में, एक पर्टिकुलर जगह पे कितने लोग रह रहे हैं, वो घनत्व हो गया 1 वर्ग किलोमीटर में, है ना। तो दोनों को प्रभावित जो करने वाले कारक होते हैं ना, इनको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, इसको कौन क्या करता है, तो इन दोनों के कारण सेम होंगे। तो ये जो तीनों कारण बता रहे हैं ना, ये अगर घनत्व का पूछ ले कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक बताओ, ठीक है, तो भी सेम ठोकने का। जनसंख्या वितरण को बताओ तो भी सेम लिखने का, पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों सेम कारण होते हैं। पहला कारण है खनिज। ठीक है, खनिज की वजह से भी लोग बाग इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है, अफ्रीका की कटंगा और ये जाम्बिया का तांबा पेटी, ये उदाहरण है यहाँ के। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं। औद्योगिकरण, जापान का कोबे ओसाका प्रदेश, तो औद्योगिकरण की वजह से लोग बाग मतलब वितरण हो जाता है। ठीक है, एक जगह दूसरे जगह चले जाते हैं, तो घनत्व भी बढ़ जाएगा, वितरण भी बढ़ जाएगा। तो औद्योगिकरण के कारण होता है, औद्योगिक धंधों की वजह से। नगरीकरण होता है कि भाई नगर में जाएंगे, मस्त मस्त किशोरियाँ मिलेगी। ठीक है, ऐसा होता है, लड़कों की सोच होती है मस्त नौकरी करेंगे, ठीक है, पैसा कमाएंगे, नगर वाली जगह पे रहेंगे, एकदम मॉडर्न मॉडर्न बनेंगे साले लोग। हाँ, तो मॉडर्न बनेंगे, तो कुल मिला के तीनों हो गया, खनिज, औद्योगिकरण और नगरीकरण। ठीक है ना, तो ये तीनों याद रखना। बाकी क्या है, और देखो, जननांगीय चक्र से क्या समझते हैं। तो जननांगीय संक्रमण सिद्धांत ही जननांगीय चक्र है, जो मैंने आपको बताया कि ग्रामीण से बेशक नगरीय हो जाएगा, खेती हर से हमारा औद्योगिक हो जाएगा, और अशिक्षित से हमारे साक्षर हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, और फिर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर हो जाएगा। ठीक है ना, ये है जननांगीय चक्र। तो इस पे भी निशान इसलिए लगाया ताकि आप बाई चांस कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। जननांग के संक्रमण सिद्धांत पूछे, जननांग के चक्र पूछे, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, और देखो, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। अरे यार, ये भी सवाल पूछ लिया था पहले, बोर्ड में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। तो बेटा, वृद्धि और विकास में भी सिंपल सी बात है। देखो, वृद्धि जो होती है ना, वृद्धि तो मैंने क्या बोला, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सके, कि अपन ने क्या बताया, एक निश्चित समय के अंदर जो जनसंख्या जो रह रही है उसमें जो परिवर्तन आएगा, वो चाहे तो बढ़े चाहे तो घटे, तो भी वृद्धि कहलाएगा। पर विकास ऐसा नहीं होता। विकास मतलब तो सिंपल सी बात है, आगे बढ़ेंगे तो ही विकास होगा। ठीक है, विकास मतलब तो गुणवत्ता में होता है। ठीक है, तो विकास के अंदर गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन देखा जाता है। विकास मतलब सकारात्मक विकास हो रहा है। ठीक है, और वृद्धि मतलब नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ओके, ये मेन अंतर तो याद रखना। और जो वृद्धि होती है ना, वो मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है। ठीक है ना, और जो विकास होता है वो गुणात्मक होता है, यानी उसमें गुण, विकास के अंदर गुण की वजह से विकास होता है, और वृद्धि में मात्रा दिखी जाती है, भाई बढ़ रहा है घट रहा है। ठीक है, उसकी मात्रा दिखी जाती है। और देखो, वैसे तो पहला वाला अंतर मेन है, उसको याद रखना। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी। तो देखो, तो डॉक्टर महबूब उल हक। तो मानव विकास की अवधारणा किसने दी, डॉक्टर महबूब उल हक। मानव विकास, देखो, उल हक ने विकास दिया। ठीक है ना, विकास किसने दिया, तो डॉक्टर साहब ने विकास दिया। प्रथम जो दो डॉक्टर के दे दिया आपको ऑप्शन कि भाई दो डॉक्टर साहब का नाम दे दिया, तो कैसे याद रखोगे। तो मानव विकास, ठीक है, विकास कौन करेगा, जिसके पास डबल ब आ रहा है। ठीक है, महबूब, डबल बी, ब, ठीक है, डबल ब जिसमें आ रहा है, तो वही विकास करेगा भैया, याद रखना। ठीक है, उसी ने दिया है, तो डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, उल हक साहब, हक, हक साहब विकास दिलाएंगे, ये भी याद रख सकते हो, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। विकास कौन दिलाएगा, हक, जो हक की बात करेगा, तो महबूब उल हक की बात करेगा भाई, जिसके नाम में हक आ रहा है तो वही हक की बात करेगा, तो ऐसे याद रखिए, तो भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखो, मानव विकास क्या है, स्पष्ट कीजिए, को भी बता देते हैं मानव विकास क्या है। मानव विकास लोगों के जीवन में सुधार लाता है और उनके विकल्पों में वृद्धि करता है। किसी देश के लोग जीवन की गुणवत्ता का आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध होते हैं और स्वतंत्रता का भोग करते हैं वो। ठीक है ना, स्वतंत्र का भी भोग नहीं करते, स्वतंत्र को एंजॉय करते हैं। हाँ, ठीक है, आनंद लेते हैं स्वतंत्रता का। तो मानव विकास क्या है भाई, जिसमें लोगों की जो जीवन है, ठीक है, लोगों का जो जीवन है उसमें गुणवत्ता लाना, उसमें स्वतंत्रता लाना, उसमें विकास करना, उसमें पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन लाना, यही मानव विकास कहलाता है। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, याद हो रहा होगा आपको। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट भी जरूर करना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी। तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म भी पूछ लेगा तो याद होगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सर्वप्रथम किस वर्ष मानव रिपोर्ट प्रकाशित करी, यूएनडीपी ने।
तो यूएनडीपी ने कब करी? 1990 में। यूएनडीपी ने कब करी? 1990 में। ठीक है, याद रखना यूएनडीपी 1990, 4 अक्षर 4 1990। ठीक है, 1990 याद रखना, इम्पोर्टेंट है 1990, याद रख लेना। तो ये याद हो गया होगा, इतनी बार बोल दिया मैंने। आप भी सोच रहे हो कि कितनी बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है ना, और वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो और फायदा मिलेगा। एक ही बार में तो मैंने 2-3 बार बता दिया, तो उसको भी 2-3 बार वीडियो देख लिए तो मजा आ जाएगा तुम्हारे एग्जाम में। मतलब क्या ही बात है, तुम आओगे कमेंट करके जाओगे। एसडीआई देखो, यूएनडीपी का तो वैसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पूछ चुका है, तो उम्मीद नहीं है कि इस बार वापस पूछेगा। तो यूडीआई एचडीआई का पूछ लेगा, या फिर आईएलओ का पूछ लेगा। एचडीआई क्या है? मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, ठीक है। और आईएलओ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। वैसे तो इसका पूछने के मेन चांस है। एचडीआई क्या है? मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, ठीक है। मानव विकास सूचकांक याद रखना, एच से ह्यूमन है तो इससे याद हो जाएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करके है कुछ, मानव विकास सूचकांक, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, और कुछ छोड़ तो नहीं दिया मैंने थोड़ा, ठीक है। तो और आगे चलो। ब्राजील में कॉफी के बगान क्या कहलाते हैं? फेजेंडा कहलाते हैं। ब्राजील में जो कॉफी के बगान होते हैं उसको क्या कहते हैं? फेजेंडा, ठीक है। फेजेंडा। कॉफी पियोगे तो फेल नहीं होगे, फेजेंडा, ठीक है। तो फेल होने का एजेंडा, फेजेंडा, फेल होने का एजेंडा। फेल होने का जो एजेंडा खत्म हो जाएगा, कॉफी पियोगे तो फेल होने का एजेंडा खत्म हो जाएगा। तो कॉफी से फेजेंडा, ठीक है ना। तो ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? फेजेंडा, इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा। विश्व में सहकारी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता किस देश ने मिली? विश्व में सहकारी आंदोलन, ठीक है, सहकारी आंदोलन में सर्वाधिक सफलता मिली है डेनमार्क को। किसको मिली है? डेनमार्क, ठीक है। सहकारी आंदोलन, उसके अंदर सफलता सर्वाधिक किसको मिली है? डेनमार्क, ओके, डेनमार्क। कुनेन खालिस्तान नामक वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। कुनेन किस छाल से बनाई जाती है? सिनकोना की छाल से। किससे? सिनकोना। सिनकोना से हम बनाएंगे कुनेन, ठीक है। कुनेन किससे बनाएंगे? सिनकोना से, ठीक है। कुनेन से कोना, और सिन याद रखना, सिनकोना, ठीक है। सिनकोना से कुनेन बनाएंगे, ठीक है। सिनेमा के कोने में कुनेन मिली। आगे देखो, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया वे होती है जिस वैसी क्रियाकलाप जिससे हम आय प्राप्त करते हैं, ठीक है, पैसे मिलते हैं, आय, जिससे रोजगार होता है, उसी को आर्थिक क्रिया कहते हैं। उसके लिए जो क्रिया की जाती है उसी को आर्थिक क्रिया। देखो, आर्थिक आमदनी के लिए, रोजगार के लिए जो क्रिया की जाती है, जो कर्म किया जाता है, जो मेहनत परिश्रम किया जाता है, उसी को आर्थिक क्रिया कहते हैं। इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सहकारी कृषि किसे कहते हैं? जब कृषकों के समूह द्वारा स्वेच्छा से सहकारी संस्था बनाकर कृषि से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि का कार्य किया जाता है, तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। देखो, जब कोई भी कृषक लोग मिल जाते हैं और एक समूह बनाते हैं, ठीक है ना, और अपनी इच्छा के अनुसार सहकारी संस्था बना लेते हैं, खुद की संस्था बना लेते हैं, सहकारी संस्था बना लेते हैं, और उससे कृषि में ज्यादा लाभ मिलता है, ठीक है, कम टैक्स लगता है, तो वो सहकारी कृषि कहलाती है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। जलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण पालन में अंतर बताइए। तो जलवासी पशुचारण का देखो, ये जीवन निर्वाह आधारित है, ठीक है। जलवासी क्या है? जीवन निर्वाह, जीवन ऐसे ही पालते हैं शौक के लिए, ये व्यापार आधारित व्यवसाय है। वाणिज्य पशुचारण में पशुओं का व्यापार हो रहा है। जलवासी पशुचारण में पशुओं का ज्यादा व्यापार नहीं होता है, ठीक है। इसमें देखो, पानी व चारागाह की उपलब्धता के अनुसार स्थानांतरित किया जाता है। अब देखो, पैसा नहीं है इनके पास यार, बेचारे व्यापार नहीं कर रहे हैं, तो अपन कहीं दूसरों के जंगलों में जाके खिलवाएंगे, वो स्थानांतरित करेंगे, एक जगह दूसरी जगह ले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? विस्तृत क्षेत्र में पहले स्थायी फार्मों में पशुओं को रखा जाता है, एक फार्म के अंदर ही खिलाएंगे पिलाएंगे, ठीक है। पैसा है इनके पास, छाप रहे हैं पशुओं के नाम पर, ठीक है। तो वाणिज्य पशुपालन वाले छाप रहे हैं, जलवासी पशुचारण वाले थोड़े गरीब। हाँ, पशुओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, पर ऐसे बात नहीं है, वैसे तो गलत लिखा हुआ है, पर अपने को भी लिखना ही पड़ेगा। चलवासी पशुचारण में चरा के देखो, चलवासी नाम से भी समझ में आ रहा है, चलाते हैं, चल 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 चल, ठीक है, ऐसे चरा के चराते हैं, ठीक है, जीवन निर्माण के लिए इस पर ध्यान नहीं देते हैं, वैसे ऐसा नहीं होता है।
तो ध्यान देते हैं, पर उन पे थोड़ा समझ नहीं है उनको पशुओं को कैसे पालना है। और ये वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, तो जो आजकल समझदार है वो तो साले पशुओं को जहर जैसी दवाइयाँ खिला देते हैं, ये केमिकल से डालते हैं। अब यार ये तो जनरल टॉपिक हो गया, तो उसको बात नहीं करेंगे। तो कुल मिला के ये है कि इसमें इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ जाओ। तो तुम्हें तो असलियत पता है, जो पढ़े लिखे हैं वो भी खूब चालाक होते हैं, गलत काम करते हैं, पशुओं से जबरदस्ती प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है ना, केमिकल के बारे में। सहकारी कृषि के बारे में अपन ने बात कर ली, समूह बनाकर क्या करते हैं, अपनी खुद की स्वेच्छा से संस्था बना लेते हैं, ठीक है, और जिससे कृषि में ज्यादा लाभ मिलता है। और क्या रह गया अपना, ये आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है। देखो, निर्माण की सबसे छोटी इकाई कुटीर उद्योग। निर्माण की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, कुटीर उद्योग। कूटने से छोटा हो जाता है, याद रखना, कूटने से छोटा हो जाता है तो कुटीर उद्योग, ठीक है ना। जब आप इसको दो तीन बार सुनोगे ना तो आपको याद है, एकदम पूछते ही याद, मतलब पढ़ोगे एक बार क्वेश्चन में मजा आएगा। कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का सामर्थ्य व्यक्तिगत होता है, तो पूंजीवाद। देखो, पूंजीवाद यानी पैसे से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें पैसे से बात की जाती है, ठीक है, तो पूंजीवाद के अंदर ही स्वामित्व किसके पास होगा, खुद के पास होगा, खुद के पास स्वामित्व पूंजीवाद में होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकार के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करो। तो देखो ये भी सवाल आ सकता है, तो आकार के आधार पर, आकार, कुटीर उद्योग, पहला क्या डालोगे, कुटीर उद्योग, ऑप्शन याद रखना, ये मतलब पॉइंट याद रखना, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बृहद उद्योग। कुटीर, लघु, बृहद, क्या याद रखो, कुटीर, लघु, बृहद, ठीक है ना। तो कुटीर जो होते हैं वो स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं, ठीक है, उसमें लघु में कारखाने के घर से बाहर होते हैं, ठीक है, और ये होते हैं विशाल बाजार। बृहद उद्योग विशाल बाजार होते हैं, ठीक है, और कुशल श्रमिक चाहिए होते हैं। अब बड़ा बाजार है तो कुशल श्रमिक ही चाहेगा, जो एकदम दमदार कृषि को, ठीक है ना। परिवार के सदस्यों की श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। कुटीर उद्योग में क्या होता है, परिवार के सदस्य काम कर लेते हैं। लघु उद्योग में क्या होता है, अर्ध कुशल श्रमिक होते हैं, ठीक है, जो ज्यादा कुशल नहीं है पर बाहर से लाए जा रहे हैं। यहाँ पे कुटीर में क्या है, अपने ही वाले काम कर लेंगे, ठीक है ना, और कच्चे माल का ही उपयोग कर रहे हैं, अपने ही कच्चे माल का। और जो अपना कारखाने से घर से बाहर जाता है, ठीक है, और यहाँ पे अर्ध कुशल नहीं, यानी ज्यादा कुशल नहीं, अब वो थोड़ा सस्ता है। और बृहद उद्योग जहाँ पे पैसा भी खूब है, बाजार भी खूब है, तो वहाँ पे कुशल श्रमिक ही होंगे, ठीक है। इतनी नॉर्मल बातें हैं यार, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है इसके लिए, तो सिंपल सिंपल चीजें हैं यार, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे आप बता, नॉर्मल चीजें, स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो जाता है, यहाँ पे खुद के परिवार को रोजगार उपलब्ध हो जाता है, ठीक है ना, श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, और यहाँ पे भी बहुत अच्छा रोजगार उपलब्ध होता है। तो ऐसा करके बता सकते हो, बहुत ईजी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक छोटे से पॉइंट से याद हो जाए। प्राथमिक व द्वितीय क्रियाकलाप में पूछता है, और चतुर्थ और जो पंचम क्रियाकलाप है उनमें पूछता है अंतर, ठीक है, तो दोनों को देख लेंगे। तो पहले अपन देख लेते हैं, कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। निशान हमने जो इम्पोर्टेंट लगा रखे हैं वो तो कवर करा देंगे आपको इस वीडियो में सारे। और यही है, मतलब इन्हीं में से आने वाले हैं, तुम्हारे एग्जाम में मजा आ जाएगा तुम्हारे को। बस वीडियो को दो चार बार देखो, शेयर करो यार दबा के, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और बताओ हमें कि कैसी लग रही है वीडियो। दूसरे पेपर के लिए चाहिए तो वो भी बनाएंगे, बस पहले प्यार से दो यार, लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करो, ताकि हर बच्चे तक पहुंच सके, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप, देखो, प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होती है, अरे प्राथमिक मतलब शुरुआत की बात कर रहा है। शुरुआत में क्या करेगा बेचारा, शुरुआत में मछली को मतलब तो पकड़ेगा, ठीक है, उसको मारेगा, खाएगा, ठीक है, शुरुआत में क्या करेगा, तो मतलब देखो, शुरुआत में कृषि करेगा, जो भी मतलब डायरेक्ट कर रहा है ना, तो वो प्राथमिक क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप, अब जो प्राप्त हुआ चीजें उसका विनिर्माण करेगा, इसलिए इसको विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं, ठीक है, विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना, विनिर्माण, विनिर्माण उद्योग भी, विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं, ठीक है ना, विनिर्माण उद्योग भी कहा जाता है इसको। और देखो, पर्यावरण से प्राप्त पदार्थों का सीधा उपयोग किया जाता है इसमें, यानी जो पर्यावरण से फल फूल तोड़ना, ठीक है ना, और अपने जो वो शिकार करना, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आती है। द्वितीय क्रियाक्रम में पर्यावरण से प्राप्त पदार्थों को परिष्कृत करके उपयोग किया जाता है, विनिर्माण किया जाता है, ठीक है। प्राप्त उत्पाद कम मूल्यवान होते हैं, ये थोड़े अधिक मूल्यवान हो जाएंगे। अब देखो, जैसे प्रकृति से डायरेक्ट फल मिला, ठीक है, उसका नॉर्मल आप उपयोग कर रहे हो तो वो थोड़ा सस्ता होगा, और उसी के अंदर थोड़ा वो डेकोरेशन कर दिया, उससे आपने कोई फ्रूट सलाद वलाद बना दिया, उसको बेच रहे हो तो विनिर्माण कर दिया आपने, तो वो अलग हो गया।
ठीक है, तो उसकी रेटें बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी चीज़ें हैं यार। कम पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ जाती है विनिर्माण के लिए बहुत बार। तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है ना। उसमें देखो कृषि, आखेट और खनन। आखेट मतलब भी वही शिकार करना हो गया, खनन मतलब खुदाई हो गया, ठीक है, और कृषि तो आपने को बताइए। और यहाँ पे विनिर्माण, प्रसंस्करण जैसी चीजें होती है, दोबारा विनिर्माण किया जाता है ना। निर्माण तो यहाँ से आ रहा है अपन, और फिर विनिर्माण, तो ये उदाहरण भी दे देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार करना भी तृतीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप को ही सेवा सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना, सेवा सेक्टर भी कहते हैं। व्यापार, परिवहन, संचार, ये तीनों किसमें आते हैं? अपने तृतीय क्रियाकलाप में। चतुर्थ सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है? सूचना का संग्रह, उत्पादन, प्रक्रिया, अनुसंधान और विकास। ठीक है, जो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट होते हैं ये सब इसमें आ जाते हैं, तो चौथा वाला आ जाएगा। कभी डिटेल में टॉपिक पढ़ा देते हैं, तो क्या करें, टाइम कम है आपके लिए, वरना डिटेल में टॉपिक पढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सेवा सेक्टर। कौन सा सेक्टर? सेवा सेक्टर। ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप। आगे देखो, डब्बा वाला सेवा किस शहर की प्रमुख सेवा? डब्बा वाला, भाई डब्बा, डब्बा क्या है? एक मुंबई एक डब्बा है। ठीक है, सारे जो एक्टर्स होते हैं ज्यादातर फेमस, सब कहाँ पे रहते हैं? मुंबई में। डब्बे की तरफ बंद रहते हैं, चुपके से रहते हैं वो, कोई देख नहीं रहे। ठीक है, डब्बा वाला, तो डब्बा किससे रिलेटेड है? मुंबई। ओके। संयुक्त राज्य अमेरिका में खाली स्थान से अधिक कमी तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न है। ठीक है, अधिक कमी तृतीय क्रियाकलाप में कितने? 75%। संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से अधिक जो कर्मी है, लोग हैं काम करने वाले, वो किसमें? सेवा सेक्टर में, तृतीय क्रियाकलाप में। ठीक है ना, टीचर, डॉक्टर वगैरह ये सब इसमें आते हैं। तो 75%, कितने? 75%। ओके, तो ये भी हो गया अपना। और चल लो, जो हमने कहा था आपको भाई, चतुर्थ और पंचम में भी पूछता है, तो वो भी सुन लो। तो चतुर्थ क्रियाकलाप ये अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है। ठीक है, और ये नवीन विचार और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। ठीक है ना, और ये ज्ञानमुखी कार्यों का समावेश करता है, और इसमें निर्णय लेने एवं नीति निर्माण संबंधी कार्य होते हैं। इसमें शिक्षक, चिकित्सक और लेखाकार शामिल होते हैं। इसमें नीति निर्माता वैज्ञानिक आते हैं, जो और बड़े जो वैज्ञानिक होते हैं वो पांचवें में आ जाते हैं, नीति निर्माता। ठीक है ना, तो बस यही है। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है? पार साइबेरियन रेलमार्ग। पार साइबेरियन रेलमार्ग। देखो, सबसे लंबा बात कर रहा है विश्व का, तो पार कर जाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष को ही पार कर जाएगा, पूरे विश्व को। पार है तो याद रखना, पार से पार। ठीक है, पार साइबेरियन रेलमार्ग। ऑप्शन देखते ही समझ जाओगे। सुएज नहर जिन सागरों को जोड़ती है, सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है, भूमध्य और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। ठीक है ना, सुएज नहर, सुई लगाऊंगा। ठीक है, सुई लगाऊंगा तो क्या होगा? खड्डा हो जाएगा, तो भूमध्य। ठीक है, और फिर क्या निकलेगा? खून निकलेगा, तो लाल। तो भूमध्य और लाल, तो ऐसे याद रखना, एकदम इमेजिन कर लेना सुई लगा के। ऐसे सुई लगाना हो तो फिर रियल में मजाक करो। ठीक है, एफिल टावर के सामने कौन सी नदी आंतरिक जलमार्ग बनाती है? तो एफिल टावर के सामने कौन सी नदी आंतरिक जलमार्ग बनाती है? साइने नदी। कौन सी? साइने। एफिल टावर के सामने कौन सी नदी आंतरिक जलमार्ग बनाएगी? तो साइने। ठीक है, साइन करना पड़ेगा एंट्री के लिए, तो साइने। किस वर्ष सुएज नहर का निर्माण किया गया? 1869। सुएज नहर कब बनी? 1869। याद रह जाएगा, ठीक है, नहीं तो किसी को नहीं पूछेगी, तो पूछ भी सकता है, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेलमार्ग कब बना? विश्व का 1825, ये तो याद रखना, 1825। ठीक है, 1825 में विश्व का पहला रेलमार्ग बना, 1825 है ना। छोटी दूरियों के लिए परिवहन का कौन सा साधन सबसे अच्छा? देखो, कम दूरी तय करनी है, तो अपन क्या चलाएंगे? बाइक पे जाएंगे, स्कूटी पे जाएंगे, तो सड़क परिवहन का उपयोग करेंगे। ठीक है, सड़क परिवहन हो गया। और देखो, वोल्गा जलमार्ग स्थित है, वोल्गा कहाँ पे स्थित है? रूस में। वोल्गा कहाँ पे? ठीक है, वो वो गया, वो गया कहाँ गया? रूस गया। वो रूस गया। ठीक है, रूस जाते हैं ना बच्चे, तो वो रूस गया, वोल्गा।
वो चूज किया। ओके। महाद्वीप में एशिया का सघनतम रेल मार्ग है। ठीक है, तो सघनतम रेल मार्ग कौन सा है महाद्वीप में विश्व का? यूरोप। यूरोप महाद्वीप में विश्व का सघनतम रेल मार्ग है। ठीक है ना। विश्व का सबसे ज्यादा उपयोग करने वाला रेल मार्ग कौन सा है? यूरोप का। कौन से महाद्वीप का? यूरोप महाद्वीप का। ठीक है, एशिया के ऊपर जाता है यूरोप महाद्वीप को। और देखते हैं परिवहन एवं संचार में अंतर भी पूछा जा सकता है, ये भी याद होना चाहिए। तो देखो, परिवहन वस्तुओं तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कौन करता है? परिवहन करता है। जल परिवहन, सड़क परिवहन, ये सारे परिवहन। संचार, संचार भाई अपने क्या होता है? संदेश या विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान। आजकल तो जैसे मैं भी आपको संचार ही दे रहा हूँ, नॉलेज ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना, इसमें क्या होता है? कोई फिजिकल चीज को, इसमें कोई ऐसी चीज जो फिजिकल नहीं है, ठीक है ना, तो वो हो गया। तो वो संचार में आ जाएगा। सिंपल सी चीज है, ये तो आपको पता है। परिवहन के प्रमुख साधन रेल, सड़क, मार्ग, ये तो पूछने वाले सवाल है, ये एग्जाम में आएंगे पर, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। संचार के प्रमुख साधन होंगे तार, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट। ठीक है, सिंपल चीज है। ये आपको क्या नहीं हुआ होगा तो 2-3 बार वीडियो को देखना। जितनी बार वीडियो देखोगे उतने ज्यादा नंबर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो इनमें से बैठने वाले। निम्न में से कौन सा विश्राम पतन? तो विश्राम पतन कौन सा है? होनोलुलु। कौन सा? होनोलुलु। देखो, विश्राम करोगे तो लुल्लू मिलेगा। ठीक है, विश्राम करोगे तो लुल्लू मिलेगा, होता है बाबा जी का टुल्लू। तो बाबा जी का टुल्लू मिलेगा अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो। फालतू की यूट्यूब पर वीडियो देखोगे, तो ये ऐसी अच्छी वीडियोस तक पहुंचते ही नहीं बच्चे। ठीक है ना। तो लुल्लू मिलेगा अगर तुमने दूसरों की वीडियो देखी तो। ए सर की वीडियो देखोगे तो नंबर मिलेंगे जल्दी। तो हो करोगे तो ये आ जाएगा। तो विश्राम पतन होनो लुल्लू, याद रह गया होगा आपको। विश्राम से तो लुल्लू ऐसे टिक कर दोगे आपने। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995। डब्ल्यूटीओ, ठीक है, डब्ल्यूटीओ टीओ 1995। नाम क्या है? विश्व व्यापार संगठन। पूछ लेगा डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म क्या है? विश्व व्यापार संगठन। ठीक है। जो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? शॉपिंग का का मुख्यालय जिनेवा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ। ठीक है, तो जिनेवा। देखो वर्ल्ड, डब्ल्यू से वर्ल्ड याद रखना। ठीक है, वर्ल्ड जो होता है ना, तो वर्ल्ड में क्या रहते हैं? इंसान रहते हैं, जिंदा इंसान रहते हैं वर्ल्ड में, तो जिनेवा। ठीक है, जिंदा इंसान जिनेवा। हाँ, देखो वही रहा होगा। ना ये देखो, वीडियो कैसी लग रही कमेंट जरूर करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? तो रेशम मार्ग क्या होता है? देखो, प्राचीनतम काल में रोम को चीन से जोड़ने वाले 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग को रेशम मार्ग का। इसको रोम को, ये फैक्ट याद रखना, रोम को किससे जोड़ रहा है? रोम को चीन से जोड़ता है। ठीक है, और चीन को रोम से जोड़ रहा है। तो रोम और चीन को जोड़ रहा है, और कितने किलोमीटर है? 6000 किलोमीटर। 6000 किलोमीटर जो लंबा रेल जो मार्ग है उसको रेशम मार्ग कहते हैं। ठीक है, इससे क्या ले जाते हैं? रेशम ही ले जाते हैं, सिंपल सी बात है। रेशम, रोम की ऊन, ठीक है, यही सारे बहुमूल्य धातुओं को ले जाया जाता है। ठीक है ना। तो ये रेशम मार्ग याद रखना, रोम से चीन। ठीक है, रोम से चीन, और कितने किलोमीटर? 6000 लंबा जो मार्ग है उसी को रेशम मार्ग कहते हैं। और अगला, मुक्त व्यापार से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो, मुक्त व्यापार क्या हो गया? सिंपल, नाम से भी समझ में आ रहा होगा वैसे तो। देखो, ऐसा व्यापार जो अर्थव्यवस्था को खोलने का कार्य करता है। ठीक है, मुक्त व्यापार कहलाता है, या व्यापार उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई, जो दूसरी सीमाओं, जैसे आप देखो, ये देश है और ये देश की सीमा है, ठीक है, इसके बीच में ये, अगर बीच में आपके वो बना हुआ है, ठीक है, मार्ग बना हुआ है, तो अब इधर से इधर व्यापार करना है तो इधर टैक्स बहुत ज्यादा लग जाता है, इधर से इधर करना है तो भी टैक्स, तो टैक्स कम कर दिया तो वो मुक्त व्यापार में आ जाते हैं लगभग लगभग। ठीक है, इसमें क्या होता है? व्यापारिक अवरोधों जैसे सीमा शुल्क को घटा दिया जाता है। और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखो, विकासशील देशों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें उन देशों के बाजारों को विकसित होने का समान अवसर प्राप्त नहीं होता है। ठीक है ना। उन देशों को क्या होता है? बाजारों को विकसित होने का
समान अवसर प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो विकासशील देशों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। अब वो विकसित कैसे होंगी, क्योंकि जहाँ पे देखो शुल्क ही हटा दिया, तो वो इजीली दूसरे देशों से, जो इम्पोर्टेंट देश है उन्हीं से ही अपना व्यापार करते रहेंगे, तो जो विकासशील है उनसे कौन लेगा, तो सफल जाता है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई? तो 1872 में। पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। ठीक है, 1872 में पहली जनगणना होगी थी। 1872। ठीक है, 1872। पर याद रखना, जो सफल जनगणना थी, जो संपूर्ण जनगणना जिसको कहते हैं, ये इनकम्प्लीट रही थी, तो 1881। ठीक है, अब यहाँ से 10-10 साल शुरू हो गया। ठीक है, तो फिर अगली 1891 में, ऐसे ही करते करते आगे बढ़ी। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, 10-10 साल के गैप में हर बार जनगणना होती है। और कोरोना की वजह से नहीं हुई थी, 2011 की लास्ट थी, और उसके बाद से अभी तक नहीं। ठीक है, अब हो जाएगी। तो पहली जनगणना 1872 में हुई। सफल जनगणना 1801 1881 में हुई। ठीक है ना। और 1872 में शुरुआत हो गई। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किसका सबसे घनत्व कम है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, मतलब घनत्व मतलब वर्ग किलोमीटर में सबसे कम लोग कहाँ पे रहते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल से सारे लोग चले गए, तो सबसे कम घनत्व कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये तो हम बता ही चुके हैं, 1881 वाला, तो इसको नहीं बताएंगे वापस। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? राज्य की पूछ रहा है। ठीक है, राज्य की पूछ रहा है, तो बिहार है। ये सॉरी, बिहार के उत्तर प्रदेश हो गया। बिहार तो बाद में आएगा, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आएगा। यूपी की जनसंख्या जो है, यूपी के लोग बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, उधर जनसंख्या बहुत ज्यादा है। पढ़े लिखे भी नहीं है, सबसे कम पढ़े लिखे ऐसी बात नहीं है, वैसे यूपी के बहुत महान महान लोग हुए, पर ज्यादातर अभी अशिक्षित में आते हैं, असाक्षर में आते हैं, तो यूपी की जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है। ठीक है, जैसा मैं बात भी कही थी, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत, जहाँ पे उच्च जनसंख्या है। ठीक है, और वहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम पाए जाते हैं। ऐसा होता है। निम्नलिखित में से किस समय अवधि में भारत में ऋणात्मक वृद्धि दर की गई? देखो, ऋणात्मक मतलब माइनस में जनसंख्या जारी थी, तो वो कौन सा काल था? तो 1911 से 1921 का काल। कौन सा था? 1911 से 1921 का काल। 1911 से 1921 में ऋणात्मक हो रही थी, जनसंख्या घट रही थी। ठीक है ना। भारत की जनसंख्या घनत्व खाली स्थान व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में 2011 के अनुसार बताना है, तो 300 कितनी है? 382। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? व्यक्ति वर्ग किलोमीटर 382। एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 382 लोग। ठीक है, तो 382, याद रखना, 382। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। क्योंकि जनसंख्या मतलब मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे लोग सबसे ज्यादा कहाँ पे रह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में रह रहे हैं। ठीक है ना। पर एक एरिया, एक पर्टिकुलर जगह पे, मतलब तो ज्यादा लोग एक एक वर्ग किलोमीटर में अगर देखा जाए, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे? क्योंकि उत्तर प्रदेश का तो एरिया बहुत बड़ा हो गया, तो एक एक वर्ग किलोमीटर निकालेंगे तो कम ही पाती आएगा। वर्ग किलोमीटर ज्यादा है, और ये छोटा सा अगर हो गया तो उसमें ज्यादा होंगे, तो बिहार में। घनत्व के लिए नंबर वन कौन सा? बिहार। 11 से 2 याद रह जाएगा, ठीक है, नहीं तो बिहार याद रखिए ना। घनत्व में नंबर वन बिहार है। ठीक है, जनसंख्या में नंबर वन यूपी है। ठीक है, बिहार घनत्व में है, और यूपी अपने जनसंख्या में टोटल। ठीक है ना। भारत की वार्षिक वृद्धि दर अपन ने बात करी चुकी है, 1.64। ठीक है, देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग गाँव में रहता है? देखो, अब गाँव में या शहर में से, दोनों में से एक याद रख लो, फिर उसमें से 100 में से बता दोगे तो दूसरे का निकल जाएगा। तो अगर गाँव का याद रहे तो याद रखना 688, फिर पॉइंट लगा दो। ठीक है, 68, 68.8। ठीक है, 68.80 वैसे तो, 68.80। तो ये जो होता है ना, ये है ग्रामीण की जनसंख्या का प्रतिशत। अब इसमें निकालना है, तो माइनस कर दो 100 में से, तो क्या आ जाएगा? 61.16। तो ये क्या हो गया? तो ये ग्रामीण हो गया, तो नगरीय हो जाएगा। ओके, और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
फटाफट फटाफट। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं और जनसंख्या वृद्धि के दो प्रमुख कारण अपन बात कर चुके हैं। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? एक निश्चित अवधि के अंदर, ठीक है, एक निश्चित समय के अंदर जनसंख्या रहने वाली जो जनसंख्या उसमें जो परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और ऋणात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती है, अपन बात कर चुके हैं इसी को। मुझे क्या बात हाँ जी। ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर बताइए। तो ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के अंदर अंतर देखो आधार। ग्रामीण बस्ती अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि पर आधारित होती है और प्राथमिक क्रियाकलाप करती है, ठीक है ना। और जबकि नगरीय जो बस्तियां होती है वो क्या करती है? कच्चे माल के प्रकरण में तैयार माल का निर्माण करती है और दूसरी और विभिन्न सेवाओं पर आधारित होती है, ठीक है ना, विनिर्माण उद्योग ज्यादा करती है। ग्रामीण बस्ती नगरीय बस्तियों को कच्चा माल और खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराती है। जो ग्रामीण लोग होते हैं वही तो उधर से तो कच्चा माल जाता है नगरों तक, और फिर नगरीय वस्तुएं जो बनाते हैं सेवाएं न केवल अपने लिए उत्पन्न करती जबकि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्रदान करती, तो आदान प्रदान चलता रहता है, ठीक है ना। ग्रामीण बस्तियां छोटे आकार की होती है और विखंडित होती है, जबकि नगरीय बस्तियां मुख्यतः गुच्छित एवं विशाल होती है, ठीक है ना, गुच्छे बने होते हैं और विशाल होती है। और विखंडित मतलब ग्रामीण में कहीं कहीं लोग रह रहे हैं, कहीं नहीं रह रहे हैं ना, इस तरीके से आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो आप सबको पता है कि भाई कौन सी रबी की फसल है, गेहूं भाई रबी की फसल है। खरीफ की फसल कौन सी है इसमें से? तो चावल एक खरीफ की फसल है, चावल खरीफ की फसल है, गेहूं रबी की फसल है, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, देखो चाय सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलती है? असम में, ठीक है, चाय सबसे ज्यादा असम। अब इसको देखो कैसे याद रखोगे? चाय पीनी है, चाय की लत हो जाती है लोगों को जो चाय पीते हैं, ठीक है, तो उसको सहन सहन नहीं होता है, असम। तो वो कहाँ जाएगा? असम जाएगा। जिसको सहन नहीं होगा वो चाय पीने असम जाएगा, ठीक है ना, असम। सम नहीं है, ठीक है। गन्ना, चावल, कपास की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पे? गन्ने में केवल ऐसे ही पूछ सकता है, गन्ने की दृष्टि में भारत विश्व में कौन से स्थान पे, या फिर आपसे बोले चावल पे या फिर कपास, तीनों का एक ही स्थान, वो क्या है? दूसरा, ठीक है। कौन सा स्थान है? दूसरे नंबर पे, पहले पे क्यों? पहले पे आना चाहिए अपने को, है ना। दूसरे पे है भी, फिर धीरे धीरे अपन पहले पे भी आ जाएंगे, तो अभी दूसरे पे, ठीक है। गन्ने में, चावल में और कपास। चाय एक कौन सी कृषि है? रोपण कृषि। चाय कौन सी है? रोपण कृषि, ठीक है। भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक, ठीक है, राज्य कौन सा है? या फिर भारत में दो तिहाई जो होता है उससे अधिक कॉफी का उत्पादन राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक, ठीक है। देखो कॉफी से क से क याद रखो, कर्नाटक, ठीक है। कॉफी वाले नाटक बहुत करते हैं साले। अब चाय वाले को तो कैसी चाय पिला दो कोई पी लेते हैं वो। कॉफी वाले क्या है? डार्क ब्राउन कॉफी है, नेस्ले की कॉफी, तो ऐसे नाटक करते हैं। तो कर्नाटक कॉफी वाला हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन कॉफी का कर्नाटक में होता है और असम में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ओके। और देखो कृषि गहनता की गणना का सूत्र लिखो। जैसे तो नहीं पूछेगा पर पूछ लेवे तो याद रखना, कृषि और या फिर फसल गहनता बराबर डालोगे सकल और निवल। नीचे का ऊपर डालोगे सकल, नीचे डालोगे निवल, ठीक है। बोया गया क्षेत्र दोनों में लिख दोगे, बोया गया सकल बोया गया क्षेत्र और निवल बोया गया क्षेत्र इंटू 100, ठीक है। तो इससे आप कृषि की गणना कर सकते हो। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, पृथ्वी के कितने प्रतिशत धरातल पर जल है? तो आपको पता है 71% भाग पर जल उपलब्ध है अपने, ठीक है। पृथ्वी पे कितने? 71%, 71% भाग पर जल उपलब्ध है, ठीक है ना। 71% भाग पर, 29% क्या हो जाएगा? स्थल भाग, 29% स्थल भाग है और 71% जल वाला भाग। अर अरवारी पानी पसंद, पानी संसद, सॉरी सॉरी सॉरी, अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के क्षेत्र में चलाया गया, तो अलवर में चलाया गया। देखो अरवारी से अलवर, फिर अरवारी अलवर, याद हो गया होगा, अरवारी अलवर, देखते ही पहचान जाओ, ठीक है। आगे देखते हैं, कुंड अथवा टाका क्या? इससे पूछ लेता है कुंड और टाका क्या है? तो राजस्थान में जो वर्षा जल संग्रहण के ढांचे होते हैं उन्हीं को कुंड और टाका कहते हैं, ठीक है। इससे वर्षा का जो जो बारिश होती है ना, ऐसे टक 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 टक, इसको संचित किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है उसी के जो कुंड और टाका होता है, ठीक है। कुंड अथवा टाका क्या है? तो राजस्थान के अंदर वर्षा जल संग्रहण, ठीक है, जल को इकट्ठा किया जल संग्रहण
के ढांचे को क्या कहते हैं, कुंड या टाका, ठीक है ना। और देखो भारत में सिंचाई के प्रमुख साधनों के नाम बताओ। तो सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से होते हैं, तो नलकूप से भी इस्तेमाल होता है, कुएं का इस्तेमाल होता है, तालाब, नहरें, ठीक है, तो नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप, याद रखो। सिंचाई किसे कहते हैं, वर्षा की कमी या अभाव के कारण शुष्क मौसम में खेतों में कृत्रिम ढंग से जल आपूर्ति की क्रिया सिंचाई कहलाती है। सिंचाई क्या होता है, जल डालना, ठीक है ना। तो जो कृत्रिम रूप से यानी खुद अपन, कृत्रिम जहाँ पे भी आएगा तो समझ लेना मानव द्वारा करा जा रहा है, अपन खुद कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट बारिश नहीं आ रही है तो अपन खुद वो उसमें भर के पानी छिड़क रहे हैं, ठीक है, पानी डाल रहे हैं, तो वही आपके आ जाता है, ठीक है, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाली परियोजना क्या है, तो ये परियोजना किसने शुरू करी, केंद्र सरकार। इंपॉर्टेंट, याद रखना, तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित जो ग्रामीण जनसंख्या को पीने और सिंचाई और मत्स्य पालन व वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। इस योजना का हरियाली परियोजना, देखो हरियाली से आप पेड़ पौधे मत लगाओ, हरियाली का अर्थ है पेड़ पौधे लगेंगे कैसे, जब सिंचाई होगी, ठीक है, मत्स्य पालन वन रोपण होगा, ठीक है ना, पेड़ पौधे लगेंगे, जल बचाया जाएगा, ठीक है, पेड़ पौधे जल पे निर्भर करते हैं इंसान भी, तो यही हरियाली परियोजना है जो केंद्र सरकार ने चलाई, याद रखो। अगले क्वेश्चन पे, ये अगला क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, तो भूरा कोयला कौन सा होता है, लिग्नाइट। कौन सा होता है, लिग्नाइट। देखो भूरा यानी नाइट, ठीक है, लिग यानी जब लब्धे पूरी तो वो भूरा कलर का बंदा दिख रहा है, ठीक है, देखो काला होता तो फिर अपन अलग बनाते हैं कुछ ट्रिक, पर भूरा कोयले की बात कर रहा है, भूरे कोयले की बात कर रहा है, तो भूरा, तो नाइट के अंदर लिग वाली नाइट, ठीक है, केवल नाइट में देखना, लिग नाइट, तो लिग नाइट भूरा कोयला खनिज होता है, ठीक है। ऐसे ट्रिक इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके ऑप्शन दिखे आपको और आप टिक कर लो। निम्न में से किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है, तो तरल सोना कौन सा, भाई आपको पता है कि भाई सोने के नाम आजकल पेट्रोल भराओ तो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम तरल सोना है भैया, ठीक है, रहता हुआ सोना, वैसे तो पानी होना चाहिए पर पानी की भी मात्रा है अपने पास, तो तरल, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया। तो भारत का प्रथम तेल उत्पादक क्षेत्र, प्रथम तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, डिगबोई। कौन सा है, डिगबोई, ठीक है ना, डिगबोई, जो कहाँ पे है, असम में। असम जो अपने चाय के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कर्नाटक जो कॉफी के, तो भारत का प्रथम तेल उत्पादक असम में, ठीक है, वो कहाँ पे, डिगबोई में, डिगबोई असम, ठीक है। और देखो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब, परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में कब बनाया गया, 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया गया, 1948। इन डेटों को क्या एक पेपर पे लिख लेना, ठीक है ना, वीडियो प्रोसेसिंग के साथ में दोबारा जब देखोगे तब कोशिश करके लिखते रहना। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया, तो तारापुर में, ठीक है, किस स्थान में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन, तारापुर। अब परमाणु है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा की बात कर रहा है, तार में ऊर्जा होती है तो तारापुर में, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो ताप, ठीक है, अनवीकरणीय स्रोत कौन सा, ताप। तो नवीकरणीय क्या है, जल नवीकरणीय, सौर नवीकरणीय, पवन नवीकरणीय। अब देखो ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना उसके लिए हमने वैसे 16 मिनट की एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो है हमारी यूट्यूब पे अपने चैनल पर अपलोडेड है, ठीक है, उसको देख लेना, मास्टर वीडियो है वो, उसमें इतनी शानदार शानदार ट्रिक मैंने आपको इतनी ज्यादा एनालाइज करके बताया कि सीधा आपको मजे आ जाएंगे नंबर, ठीक है, तो एनालाइज करना है, तुक्का लगाना है तो इंटेलेक्चुअल गेस लगाओ, तो वो वीडियो जरूर देखना। राजस्थान में किस स्थान पर सौर ऊर्जा का शक्ति गृह स्थापित किया गया, तो जोधपुर मथानिया में। राजस्थान में किस स्थान पर सौर ऊर्जा शक्ति गृह स्थापित है, तो जोधपुर में, ठीक है। तो देखो सौर ऊर्जा शक्ति गृह, तो जोधपुर में, ठीक है, जोधा, जोधा अकबर ना, जोधा अकबर की story। तो जोधा अकबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो जोधपुर, मथानिया, ठीक है। और देखो निम्न में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है, तो आपको पता है जैव भार नवीकरणीय, पेट्रोलियम अनवीकरणीय में आ जाएगा, कोयला अनवीकरणीय, नाभिक ऊर्जा अनवीकरणीय, ठीक है ना। आगे देखो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जलिया,
सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? जरिया। खनिज से क्या तात्पर्य है और खनिज का वर्गीकरण किससे बना है? ठीक है, ये चित्र आपकी किताब में दिया हुआ है, उसको देख लेना। खनिज, ठीक है, जो आपके धात्विक खनिज हो जाएंगे, ठीक है, और ये अधात्विक हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हो। इसका देख लेना, एक निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति के प्राकृतिक पदार्थ खनिज कहलाते हैं। ठीक है, एक निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म, क्या होता है उसमें? रासायनिक गुणधर्म भी होते हैं और भौतिक गुणधर्म भी होते हैं। तो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म के साथ क्या होता है? कार्बनिक और कार्बनिक उत्पत्ति के प्राकृतिक पदार्थ को मिलाते हैं खनिज। खनिज के एक प्राकृतिक पदार्थ, ऐसे भी लिख सकते हो पहले कि खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ है जो एक निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म के साथ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है ना। जैव ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? वह ऊर्जा जो जैविक उत्पादों जैसे कृषि अवशेष अवशेष, नगरपालिका व औद्योगिक अपशिष्ट आदि से प्राप्त होती है, उस जैव ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, देखो जैव ऊर्जा ऐसी ऊर्जा जो जैविक चीजों से प्राप्त होती है वो जैव ऊर्जा होगी। कृषि, ठीक है, ये सब जैविक चीजें होंगी, इनसे जो प्राप्त होगी तो जैव ऊर्जा होती है। और देखते हैं नीति आयोग का गठन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। ऐसे पूछ सकते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में, तो कौन है? नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नीति आयोग के अपने अध्यक्ष। द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक, द पॉपुलेशन बम किसने लिखी? तो एहर लिंच ने। ठीक है, एहर लिंच। जो लिंच लोग होते हैं ना, वही बम वाली ऐसी पुस्तकें लिखते हैं, पॉपुलेशन बम। ठीक है, एहर लिंच, एहर लिंच। ठीक है, और इसमें निशान कैसे नहीं मिलेगा? द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिडोज, मिडोज, मिडोज। द लिमिट टू ग्रोथ, मिडोज। ओके। अरे बैटरी भी कम है मेरी एक तो मोबाइल की। रात में शूट कर रहे हैं आपके लिए, देख लो 3:30 बजे, इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है। तो ये ऐसे टाइमिंग दिखा देते हैं आपको। लगभग 3:30 बज गई सुबह की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई थी भैया? तो 31 मार्च। कब हुई? 31 मार्च 1958 को। ठीक है, प्रारंभ हो गई थी। ऐसे नहीं पूछेगा ऐसे भी याद सकते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा देखना चाहते हो तो इन नामों को भी देख सकते हो, लिख लेना को। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित किया। सतत पोषणीय विकास ऐसा विकास जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को आवश्यक पूर्तियों की प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना सतत पोषणीय विकास। देखो सतत पोषणीय विकास क्या है? ऐसा विकास जो क्या होता है कि अपन जो अभी संसाधन है ना उसका अपन ने भी उपयोग कर लिया और अपनी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसका उपयोग कर सके, उसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। वो चलो चलो चलो। भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब? तो भारत में रेल सेवा की शुरुआत 1853 में हुई। 1853 में रेल सेवा की शुरुआत हुई। अब देखो डेट वाले जो सवाल है ना उनको कैसे करोगे? जो जो डेट वाले सवाल बता रहा हूँ ना, एक खाली पेपर लेना, वीडियो पूरी वापस देखो, 2-3 बार देखेंगे ताकि आपको सब कॉन्सेप्ट भी समझ में आए और आप इसी तरीके से हिंदी लिख पाओ। इतनी बार रिपीट भी किया है। ये जहाँ जहाँ डेट आ रही है डेट, और भारत में रेल सेवा की शुरुआत, ऐसे लिख दो, फिर डेट, फिर ऐसे लिख दो, फिर ऐसे कर दो। पहले एक ऐसे रफ पेपर पे लिखोगे, फिर वो जो रफ पेपर पे लिखा है उसमें डेट में ऐसे जमा देना, जैसे 1853 वाली घटना हो गई। ठीक है, और फिर 1853 के बाद 1 जनवरी 2015 वाली घटना आ गई। ठीक है, नीति आयोग वाला आ गया, तो ऐसे फिर तो ऐसे डेट वाइज जमा देना, मतलब 53 पीछे आ जाएगा, फिर 15 उसके बीच में जो जो आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस से जमा दोगे तो उसको 1-2 बार रिवीज करोगे तो पूरा याद हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। भारत में सड़क परिवहन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखो भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है, याद रखना। दूसरे नंबर पे ज्यादातर चीजें आती है अपने भारत में। ठीक है, सड़कों के निर्माण रख रखाव के उद्देश्य से सड़कों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो एनएच, राष्ट्रीय महामार्ग, ठीक है, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, और फिर आपकी जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, फिर अन्य सड़कें। देखो सिंपल चीज है, सबसे ऊपर क्या होता है? राष्ट्र होता है, तो राष्ट्रीय महामार्ग।
फिर अपना क्या होता है, राज्य आता है, राष्ट्र के बाद क्या होता है, राज्य होता है, तो राज्य महामार्ग, ठीक है। फिर जिला होता है, राज्य के अंदर क्या होता है, जिला, तो जिला सड़कें, फिर अन्य ग्रामीण सड़कें, ठीक है, और फिर अन्य हो जाएगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग में क्या होगा, ये सड़कें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित होती है। राष्ट्र को कौन हैंडल करेगा, केंद्र सरकार, ठीक है, जो अपने पीएम होते हैं वो करते हैं, ठीक है। और निर्मित एवं अनुरक्षित होती है। ये सड़कें राज्यों की राजधानी, प्रमुख नगरों, रेलवे स्टेशन और पटनों को जोड़ती है। ये सड़कें देश की कुल सड़कों की लंबाई का 2% है, ठीक है, याद रखना, इसे फैक्ट डेटा थोड़ा याद रखना, 2% आता है NH, ठीक है। और एसएच जो है आपके का निर्माण रख रखाव कौन करेगी, राज्य सरकार। देखो राज्य, राष्ट्रीय का तो राष्ट्रीय सरकार करेगी, ठीक है, पीएम वाली करेगी, ठीक है, केंद्र सरकार करेगी, और जो राज्य का वो राज्य सरकार करेगी, ठीक है। और ये 4% भाग है। ऐसे प्रतिशत वाले थोड़ा फैक्ट याद रखना। जिला सड़कों का 14% है, ठीक है, पहला वाला 2%, दूसरा 4, फिर 14, ठीक है। और ये 80% भाग है, ठीक है, इसको कौन करेगा, जिला मुख्यालय करेंगे, ठीक है ना। और इसको सड़कें ग्रामीण क्षेत्र के आसपास जोड़ने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। ये अंतर्गत देश की सड़कों की लंबाई का लगभग 80% भाग आता है। और अन्य सड़कों में इसके अंतर्गत सीमांत सड़कें और अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग को सम्मिलित किया जाता है। परिवहन एवं संचार में अंतर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है परिवहन, जहाँ पे लोग और एक स्थान से दूसरे स्थान लिया जाता है, इसमें अपने विचारों इनको लेके जाते हैं, ठीक है, संदर्भ देखो बता रखा है वैसे सब। इसमें ठीक है, क्या आ जाएगा, सड़क, रेल, जल मार्ग, वायु मार्ग आ जाएगा परिवहन में। और जो संचार वाला है उसमें क्या आएगा, डाक आ जाएगा, तार, टेलीफोन। आगे देखो, भारत में वृहद स्थलीय पत्तनों की संख्या बताइए। भारत के अंदर वृहद स्थलीय पत्तन जो है कितने हैं, पत्तनों की संख्या तो 12 है। कितने हैं, 12, 12 पत्तन, ठीक है। सबसे सस्ता परिवहन कौन सा होता है, जल परिवहन। जल परिवहन सबसे सस्ता होता है, तभी तो वायर के सारे जो होते हैं ज्यादातर जल के अंदर दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन माना जाता है, ठीक है। और देखते हैं, कोयला पतन खाली स्थान नदी पर अवस्थित है। तो कोयला पतन कौन सी नदी पर स्थित है, हुगली। कौन सी, हुगली, हुगली, ठीक है। कोयला पतन कहाँ पे है, तो हुगली में, ठीक है। गली में कोयला नहीं मिलेगा, हुगली में मिलेगा, ठीक है। उंगली डालोगे तो काली पड़ जाएगी, हुगली हो जाएगी, हुगली हो जाएगी। हाँ, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, इसके मुहाने पर कौन सा पतन है। तो देखो अरब सागर की रानी बेवानंद कयाल, ठीक है, बेवानंद कयाल को, बेवानंद जो कयाल है उसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। इसके मुहाने पर क्या है, कोची पतन, कौन सा, कोची पतन, ठीक है। विदेशी व्यापार एवं घरेलू व्यापार में अंतर, इंपोर्टेंट। विदेशी व्यापार एक राष्ट्र या अन्य राष्ट्रों के साथ वस्तुओं को सेवाओं का आदान प्रदान करेगा, विदेशी व्यापार है भाई, तो विदेशों में ही करेगा। घरेलू व्यापार है तो अपने ही राज्य के अंदर करेगा, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर करता रहेगा, मतलब एक ही राष्ट्र के अंदर काम चलता रहेगा, क्या फोटो बनेगी ना। हाँ, तो ऐसे चलता रहेगा, तो यही है, सिंपल सी चीज है, इसमें क्या परेशान है। कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, पूछ लेगा CFC की क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये नुकसान पहुंचाती है ओजोन परत को, ठीक है ना। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, O2 को, AO3, ओजोन परत, ठीक है। हेपेटाइटिस बीमारी का मुख्य कारण क्या है भैया, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, जल खराब हो जाता है, जल के अंदर कचरा वचरा डालो तो हेपेटाइटिस हो सकती है बीमारी, तो बचेंगे। ध्वनि के मापन की इकाई क्या है, ध्वनि किसमें मापी जाती है, डेसिबल में। इसमें डेसिबल, ठीक है, डेसिबल। अब देखो देसी जो लोग होते हैं ना, आपको पता है, देखो देखो देसी, देसी देसी जो लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, ऊंची आवाज में बातें करते हैं, तो डेसिबल में मापी जाती है ना, मुझे डेसिबल। ओके, क्या क्या मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे कुछ बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, इम्पोर्टेंट। उद्योगों से निकलने वाले गंधक नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण बनते हैं। अम्लीय वर्षा क्या होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, और जो गंधक निकलते हैं उद्योगों से, ठीक है, उद्योग धंधों से जो गंधक यानी गंदे पदार्थ ये सब चीजें निकलती है, इसी से क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। इसमें अम्ल की मात्रा जो ज्यादा होती है इससे अम्लीय वर्षा का। जल प्रदूषण रोकने की कोई दो उपाय बताइए। तो जल प्रदूषण को कैसे रोकोगे, तो औद्योगिक अपशिष्ट को जल स्रोत में नहीं छोड़ा जाए,
ठीक है, जो जो भी अपशिष्ट निकल रहे हैं उसको जल में नहीं छोड़ा जाए, जल में डाल दिया जाए, ठीक है, इसके द्वारा घरेलू अपशिष्ट को जल स्रोतों में नहीं बहाया जाए, ठीक है ना। घरेलू की कोई खराब चीजें निकलती है उसको जल में बहा दिया जाता है, तो इन दोनों को कंट्रोल करेंगे तो जल प्रदूषण रुक सकता है, ठीक है। और देखें, नहरों नदियों में कूड़ा कचरा ना डालें। भू निम्नीकरण क्या है, इम्पोर्टेंट। भू निम्नीकरण क्या है? कृषि योग्य भूमि पर दबाव के कारण उसकी गुणवत्ता में कमी या अस्थायी उत्पादकता में कमी भू निम्नीकरण कहलाती है। देखो, जब कृषि योग्य भूमि, यहाँ पे सारी गुणवत्ता है उस कृषि की, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है या अस्थायी उत्पादकता में कमी आ जाती है, तो क्या होता है, भूमि निम्नीकरण हो जाता है, ठीक है, निम्न हो जाती है भूमि निम्नीकरण। भूमि का जो उत्पादकता है वो घट रही है, तो भूमि निम्नीकरण। बस, खत्म, खत्म। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं कमेंट में। और ये मैप का आपको दे रखा है तो ये भी कवर कर लें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट आप सभी को, अपना पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से देना। पेपर प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, पेपर को अच्छे से अट्रैक्टिव बनाना। ऐसी लगनी चाहिए कि 100 आउट ऑफ 100 वाले बच्चे की कॉपी है, तो और ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अच्छी राइटिंग लिखने की कोशिश करना, पर टाइम पे पेपर कंप्लीट करना। ऑल द बेस्ट आप सभी बच्चों को। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।